अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये रेकमेंड किया था कि जो जीआरई है ना वो आप घर पे ना दें बल्कि टेस्ट सेंटर पे दें। और खैर मेरे मल्टीपल रीजंस थे और वो मैंने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए थे। और ये वाली जो वीडियो है ना उसके अंदर बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे वो रीजंस काफ़ी हद तक वैलिडेट भी हो जाते हैं, बिकॉज जीआरई जो है ना वो काफ़ी लोगों के एग्जाम्स को कैंसिल कर रहा है। पीपल हु आर टेकिंग द जीआरई एट होम, ऑब्वियसली कोई इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं, कोई उनके एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो उनके एग्जाम्स को कैंसिल करता है। बट इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि ये स्टूडेंट्स जो थे इन्होंने कोई डिलिबरेटली कोई हैंकी पैंकी की थी एग्जाम के अंदर या दे ट्राई टू चीट द सिस्टम। इट्स नॉट ऑलवेज द केस। ईटीएस जो है वो काफी ज्यादा कॉशियस हो गया हुआ है क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में जब से जीआरई एट होम आया है काफी ज्यादा चीटिंग स्कैंडल्स हुए हैं, काफी ज्यादा इसको मीडिया ने भी कवर किया है। मैंने खुद इसके ऊपर काफी आर्टिकल्स ब्लॉग्स वगैरह लिखे हैं, वीडियोस बनाई हैं कि किस तरह से लोग जो थे वो इस सिस्टम को यूज करके चीट कर रहे थे। ईटीएस उस वजह से काफी ज्यादा कॉशियस हो गया और ऐसे कई लोग जो कि बेचारे दे हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग उनके भी स्कोर इस सब में कैंसिल हो जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेट है, ये जाहिर सी बात है कि इट्स नॉट अ 100% फूल प्रूफ सिस्टम जो कि ईटीएस ने बनाया हुआ है। लोग इसको चीट भी कर लेते हैं और कई लोग जो चीट नहीं कर रहे वो बेचारे से फंस भी जाते हैं। जीआरई काफी ज्यादा कॉशियस हुआ हुआ है क्योंकि यूनिवर्सिटीज काफी सारी हैं, बहुत ज़्यादा तो खैर अभी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। अगर जीआरई इस चीज़ को नहीं रोकेगा या इसके ऊपर मॉनिटर नहीं करेगा इस चीज़ को, तो ऑब्वियसली जीआरई की अपनी जो वैलिडिटी है, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो लूज हो जाती है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ लाइक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हार्वर्ड है, जिस तरह वो आर्ट्स एंड साइंसेज का स्कूल, वो होम बेस्ड जीआरई को एक्सेप्ट एट द मोमेंट नहीं कर रहा। और काफ़ी सारे और स्कूल्स भी हैं जो कि नहीं कर रहे हैं। ईटीएस डज नॉट वांट कि ये जो नंबर है यूनिवर्सिटीज़ का ये ग्रो करना शुरू कर जाए और ये जो होम बेस्ड एग्जाम है इसको एज अ सर्विस के तौर पे उनको ख़त्म करना पड़ जाए या कल को इसके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम बन जाए। इस वजह से जो जीआरई है वो मेजर्स लेता रहता है, लेकिन लाइक आई सेड अर्लियर एज वेल कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी फंस जाते हैं जिनका कोई फॉल्ट नहीं होता। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ कुछ दो तीन ऐसे केसेस डिस्कस करने थे ऑफ माय ओन स्टूडेंट्स जिनके स्कोर्स कैंसिल हुए, हु टुक द जीआरई द शॉर्टेज जीआरई एट होम एंड देयर स्कोर्स गॉट कैंसल्ड फॉर डिफरेंट रीजंस। पहले मैं जरा ये एक इंटरेस्टिंग सा केस आपके साथ डिस्कस करता हूँ क्योंकि इस तरह की चीज मैंने कभी ऐसा देखी या सुनी नहीं। तो दिस वाज समथिंग ऑफ अ सरप्राइज टू मी जब ये स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उसका ये स्कोर उन्होंने कैंसिल किया है। तो इफ वी गो थ्रू द ईमेल जो कि उसको आई थी फ्रॉम ईटीएस, उसमें ईटीएस ने लिखा था कि जी एज पार्ट ऑफ द जीआरई टेस्टिंग प्रोसीजर्स ईटीएस मॉनिटर्स वेरियस स्टैटिस्टिक्स नॉट लिमिटेड टू परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी विद इन एंड अक्रॉस द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इफ एनी अनयूजुअल पैटर्न्स ऑफ स्कोर्स और respondent questions are identified, further analysis may be performed and individual scores may be reviewed to eliminate possible concerns। अच्छा, मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है कि इस तरह की ना कुछ दो तीन मेरे पास ईमेल्स इस तरह की आई हैं लोगों की जिसमें एक इनकंसिस्टेंट बिहेवियर जो है ना उसकी बेसिस पे उन्होंने लोगों के एग्जाम्स को कैंसिल किया है। इसमें ना उनको मल्टीपल रीजंस चाहिए होते हैं। ये चीज मैंने देखी है कि वो किसी एक रीजन पे कैंसिल नहीं करेंगे, दे नीड टू हैव फ्यू इनकंसिस्टेंसीज इन द एग्जाम जिसकी बेसिस पे वो स्कोर्स को जनरली कैंसिल कर देते हैं। एटलीस्ट जो मेरे नॉलेज में वो तो यही था कि उन्होंने मल्टीपल रीजंस आइडेंटिफाई की थी और इसके अंदर उन्होंने जो एक रीजन आइडेंटिफाई किया ना, द फर्स्ट रीजन वो ये थी कि ये जो बच्चा था ना इसका जो वर्बल सेक्शन का स्कोर था वो उसके राइटिंग सेक्शन के स्कोर से इन मैच नहीं कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल ये बल्कि होता भी है कई दफा कि आप ऐसे स्कोर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता स्टूडेंट्स के लिए। लॉट ऑफ द प्रोग्राम्स दे डोंट रिक्वायर दी ऐसे स्कोर, तो स्टूडेंट्स ऐसे को इतना सीरियसली लेते नहीं है, उसको प्रिपेयर भी नहीं करते, बल्कि ऑन द एग्जाम डे जो होगा उसको इतना ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेंगे। कई लोग उसको स्किप भी कर देते हैं। तो स्किपिंग करना तो चलें ठीक है ना, आपने एक सेक्शन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, दैट्स फाइन, वो तो कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन एक है कि जी आपने उसको अटेम्प्ट किया और आपने फुल 30 मिनट्स दिए है लेकिन आपका स्कोर बहुत बुरा उसके अंदर आया और वर्सेस जो आपका वर्बल सेक्शन का स्कोर था वो बहुत अच्छा आ गया, तो इसको वो इनकंसिस्टेंसी ले रहे हैं। और इसकी बेसिस पे उन्होंने उसके वन ऑफ द बेसिस ये थी कि आपका वर्बल का स्कोर और एनालिटिकल राइटिंग का स्कोर जो था वो आपस में मिसमैच था और उसकी बेसिस पे उन्होंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। इससे एक लेसन जो आप लोगों के लिए है वो ये है कि अगर आपने ऐसे सेक्शन को इतना सीरियसली नहीं भी लेना, आपके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी है, तो भी आप उसको प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करें, उसको सीरियसली लें, मेक श्योर कि आप उसको फुल टाइम दें, प्रॉपर टाइम दें, उस पर अपनी एफर्ट पुट करें, उसको प्रिपेयर करें। ये ना हो कि कल को ईटीएस को एक दो रीजंस आपके होम बेस्ड एग्जाम के अंदर मिल जाएं और वो आपके स्कोर्स को कैंसिल करता है फिर। अच्छा, बाय द वे ये जो दूसरा रीजन है ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वो कहते हैं कि जी आपका जो टेस्टिंग टाइम्स थे ना वो इनकंसिस्टेंट थे विद योर परफॉर्मेंस ऑन वन और मोर ऑफ द ऑपरेशनल सेक्शंस ऑफ द एग्जाम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रोबेबली स्टूडेंट के साथ ये हुआ है कि इसने कुछ क्वेश्चंस को बहुत जल्दी में खत्म किया है, बहुत तेजी से उसने उनको खत्म किया है,
फ्यू सेकंड्स में करके वो चला गया और वो क्वेश्चन उसके ठीक हो गए और प्रॉब्ली वो काफी ज्यादा क्वेश्चंस थे। तो ये इस चीज को जीआरई ने ये इंडिकेटर लिया है कि इस बच्चे को कहीं से ये क्वेश्चंस पहले या तो पता थे या समवन वाज हेल्पिंग हिम असिस्टिंग हिम, क्योंकि इसने कुछ सेक्शंस को बहुत जल्दी रैप अप किया है, कुछ क्वेश्चंस को इसने बहुत जल्दी खत्म किया है। मेरे ख्याल में ये एक दो क्वेश्चंस की बेसिस पे तो जीआरई ये नहीं कर रहा होगा। हो सकता है कि स्टूडेंट को काफी सारे क्वेश्चंस इसने ऐसे अटेम्प्ट किए हो जो कि ही रश थ्रू दोस क्वेश्चंस एंड डिड दोस राइट, या ही प्रोबेबली एंडेड द सेक्शन अ लिटिल टू अर्ली और वो क्वेश्चंस उसके उसमें काफी ठीक थे, तो जीआई ने उसको जो है ना वो एक फ्लैग के तौर पे लिया है। अब ये चीज भी एक अलार्मिंग है क्योंकि देखें बहुत सारे लोग होते हैं, माई सेल्फ इंक्लूडेड, मैं जीआरई को बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मैं जब एग्जाम देता हूँ तो आई सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन जो कि आई नो इंस्टेंटली देख के मुझे पता होता है कि यार इसकी लॉजिक है, इसको कैसे अप्रोच करना है, और जो नॉर्मली एक बच्चा 2 मिनट्स लेगा उस क्वेश्चन को करने में वो शायद मैं 30 सेकंड्स ले लूँ। लेकिन आई थिंक जीआरई जो है ना वो इसको टेस्टिंग टाइम ऑफ द क्वेश्चन से नहीं, इसके ऊपर उनको प्रॉब्लम, मतलब अगर एक आप है, आपको एग्जाम के अंदर कोई 7 8 सवाल 10 सवाल आ गए लेट से जो कि आपको बहुत फेमिलियर हैं विद योर प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन आपने उस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, या फॉर एग्जांपल समवन इज हैज पुट इन रियली अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम इनटू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, तो नॉर्मल है कि उसको जाहिर है क्वेश्चंस देखती ही उनकी इंस्टेंटली पता चल जाता है कि यार इसको मैंने अप्रोच कैसे करना है। कई दफा ऐसे भी होता है कि क्वेश्चंस काफी सिमिलर भी हो जाते हैं टू द क्वेश्चंस दैट यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ईटीएस की ऑफिशियल गाइड्स हैं, पावर प्रेप प्लस के मॉक्स हैं, पावर प्रेप के मॉक्स हैं, बिग बुक है, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि उसी फॉर्मेट उसी फ्रेमवर्क के ऊपर ईटीएस आपको एग्जाम डे भी क्वेश्चंस दे रहा होता है। तो सब पीपल हु हैव पुट इन मंथ्स ऑफ एफर्ट या हु आर नेचुरली टैलेंटेड और गिफ्टेड और वेरी स्मार्ट, वो लोग इंस्टेंटली उन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में कि ईटीएस का प्रॉब्लम ये नहीं है कि उस बच्चे ने क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व किया, उसका उनका मेरे ख्याल में प्रॉब्लम ये है कि उसने प्रॉब्लली टू मेनी सेक्शंस जो है ना उसने बहुत टाइम से पहले खत्म कर लिया और उसका स्कोर उन्हें बहुत अच्छा आ गया, तो उसको ईटीएस ने ना रेड फ्लैग के तौर पे लिया है, विच अगेन इज शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि देखें लोग होते हैं, ऑल्दो देयर आर नॉट मेनी पीपल आउट देयर इन द वर्ल्ड, बट देयर आर अ हैंडफुल ऑफ पीपल जो कि बहुत स्मार्ट होते हैं, जिन्होंने बड़ी एफर्ट पुट की होती है और वो क्वेश्चंस को बहुत जल्दी खत्म करके अपने सेक्शंस को एंड कर सकते हैं। अगेन यहाँ से मेरा एक रिकमेंडेशन आपको ये होगा कि अगर आप, इफ यू आर वन ऑफ दोज, इफ यू आर वेरी स्मार्ट और इफ यू हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर फेमिलियर टू योर टू द क्वेश्चंस दैट यू डिड इन द प्रिपरेशन, तो अगर आप उनको जल्दी कर भी रहे हैं ना, सेक्शन को कम से कम जल्दी खत्म ना करें। सेक्शन को आप, जिस तरह मैं करता हूँ, मैं जब एक सेक्शन में अगर 20 मिनट्स का एक सेक्शन है उसमें 12 क्वेश्चन हैं, इफ आई यूजुअली गेट डन इन 10 मिनट्स, बट आई डोंट गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। मैं उसके उसके अंदर अपने क्वेश्चंस को रिव्यू करता हूँ, रिविजिट करता हूँ, रिवाइज करता हूँ और आई मेक श्योर कि मैं मेरी कोई सीधी मिस्टेक्स, तो आई थिंक यू नीड टू सिट बैक एंड रिव्यू द सेक्शन इन केस कि आपने उसको जल्दी खत्म कर लिया। और आई अगेन आई वुड फील के माई इंप्रेशन इज कि ये कोई एक सेक्शन की बेसिस पे वो ये नहीं कर रहे होंगे, मल्टीपल सेक्शंस इस स्टूडेंट के ऐसे गुजरे होंगे जिसकी वजह से उन्होंने इसको वो किया। बट इवन देन आई वुड स्टिल थिंक ईटीएस ये जो मेजर है ये बड़ा अनरिलायबल सा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वो लोग रगड़े जाएंगे जो कि वेरी स्मार्ट एंड दे हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो इफ यू आर वन ऑफ दोज, तो प्लीज डोंट एंड योर एग्जाम अर्ली और योर सेक्शन अर्ली, मेक श्योर कि आप पूरा टाइम दें, पूरा सेक्शन को पूरा टाइम लगाएं, बेशक क्वेश्चन जल्दी खत्म कर लें, रिव्यू करते रहें, रिकैप करते रहें, नो नीड टू हरी टू द नेक्स्ट सेक्शन। उसके बाद एक और जो इसके साथ ही मैंने एक आपके साथ शेयर करनी थी, इस बेचारे के साथ मैं समझता हूँ कि ईटीएस ने ज्यादती की है। इसके साथ ये हुआ था कि इसने मुझे अपना ईमेल पे एक्सप्लेन किया था कि व्हाट हैपेंड विद दिस गाय वाज कि इसने अपना एग्जाम दिया, एग्जाम के अंदर ये हुआ कि प्रॉक्टर जो था ना इसका, ये प्रॉक्टर की बाय द वे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि भाई मेरे सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम के ऊपर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है जो कि क्लैश कर रहा है अगर ईटीएस के साथ। तो शुरू में आप जब आप होम बेस्ड एग्जाम देते हैं तो आपके प्रॉक्टर को पास आपके लैपटॉप का राइट होता है, वो उसको एक्सेस कर रहा होता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है, तो इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जाके सारी उन चीज़ों को डिसेबल करे सेटिंग्स में जाके, जो कि आपके लिए कल को प्रॉब्लम बन जाएंगी। तो इस बच्चे के साथ ये हुआ था कि इसका ऐसे सेक्शन के दौरान इसका जो ऑटो रिकमेंडर था ना उसके कीबोर्ड का ऑटो सजेशन वो इनेबल रह गया। अब वो प्रोमेट्रिक के जो प्रॉक्टर था उसने उसको डिसेबल नहीं किया, वो बार बार उसको इशू ऐसे के अंदर उसको सजेस्ट किया जा रहा था नेक्स्ट वर्ड्स और फ्रेजेस। अब इसकी बैड लग ये थी कि एक प्रॉक्टर जिसने इसको एग्जाम में एंटर कराया, जिस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इसको डिसेबल करता, वो बीच में प्रॉक्टर उठ के चला गया, उसकी जगह एक और प्रॉक्टर आ गया। उस प्रॉक्टर ने जब ये देखा कि यार ये क्या हो रहा है, उसको लगा कि यार ये तो कोई बच्चा 2 नंबरी कर रहा है, इसने जाके कोई सेटिंग शूटिंग छेड़ी है, उसने इसके एग्जाम को पॉज किया, 10 15 मिनट इसके ज़ाया किए, उसने फिर जाके उस सेटिंग को डिसेबल किया, लेकिन वो
सही से डिसेबल नहीं हो सकी, और वो उसका पूरा ऐसे सेक्शन जो था वो ऐसे ही निकल गया, ऑटो सजेस्ट के साथ ही चला गया। और फिर जब वो ईटीएस वालों ने उसको आगे रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि हर बच्चे की जो पूरा एग्जाम है वो रिकॉर्ड होता है, उस पर फ्लैग्स प्रॉक्टर रेस कर देता है, वो फिर ईटीएस वाले उसको खुद मैन्युअली रिव्यू करते हैं। जब उन्होंने रिव्यू किया तो उन्होंने उसका एग्जाम ही पकड़े, कैंसिल कर दिया। सो ये तो स्टूडेंट की बिल्कुल भी फॉल्ट नहीं है, ये तो ईटीएस की जिम्मेदारी है कि वो मेक श्योर करे उनका प्रॉक्टर देखें। एज समवन हु इज अ नॉन टेक्निकल पर्सन, हाउ वुड आई नो कि यार ईटीएस के साथ किन चीज़ों का क्लैश है, क्या चीज़ें सेटिंग्स में डिसेबल होनी चाहिए। तो ईटीएस को कि अगर प्रॉक्टर की वजह से ये चीज़ डिसेबल्ड नहीं हुई तो फिर उनको इस चीज़ को देखना चाहिए। तो मैंने तो खैर स्टूडेंट को कहा था कि यार ही शुड टॉक टू ईटीएस, ऑल्दो चांसेस बहुत लो होते हैं कि ईटीएस कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा। इसके भी पैसे आए हैं, पिछले वाले के भी पैसे आए हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि अगर आपका एक दफ़ा एग्जाम स्कोर कैंसिल हो जाए ना, आपके पैसे आए हैं, देन यू नीड टू, आप अपील में भी चले जाएंगे, आपके स्कोर्स री इंस्टेट, कम अज़ कम मैंने कभी खुद अपने स्टूडेंट्स में तो नहीं देखे स्कोर्स को रीइंस्टेट होते हुए, बाकी किसी के हुए हो तो मुझे पता नहीं है। तो माय सजेशन इज थ्रू दीज एग्जांपल्स के देखें, देयर आर जस्ट टू मेनी इफ्स एंड बट्स एंड रिस्क्स प्रॉब्लम्स विद द होम बेस्ड जीआरई। इफ आपके पास ऑप्शन है, आपको अपनी मर्जी की डेट टाइम मिल रहा है, आपके शहर के अंदर एग्जाम सेंटर बनता है या क्लोज बाय बनता है, तो प्लीज टेक द एग्जाम एट द टेस्ट सेंटर। इस तरह के प्रॉब्लम्स और ग्लिचेस और इस तरह की एनॉमलीज के अंदर आपके फंसने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आप एक टेस्ट सेंटर पे जाके अपना एग्जाम दें। बट अगेन कुछ लोगों के लिए अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो अगर आप घर पे एग्जाम दे भी रहे हैं तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ों को ज़रा थोड़ा जहन में रखिएगा, ताकि आप इन आपके पैसे ना ज़ाया हों, आपकी अटेम्प्ट ना ज़ाया हो, और ऑब्वियसली आपका जो मोरल है वो इसकी वजह से डैमेज ना हो। Again, if you have any questions regarding this video, regarding anything related to GRE, its preparation, so please feel free to send me a comment in the comment box. Thank you.